हाय एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट। तो द यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ ओवर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कट ऑफ और थोड़ा जो पेपर एनालिसिस है वो डिस्कस करते हैं। एक जेन्युइन एनालिसिस में देना चाहती हूँ। वो जो एक ओवर हाइप्ड एनालिसिस नहीं होता कि ये तो आपको पता ही होना था, ये तो ईजी क्वेश्चन था, वैसा नहीं। मैंने 3 प्रीलिम्स निकाले हैं एंड विद फेयर फॉरेस्ट की कट ऑफ। तो मेरे को वो पता है, वो एक रीसेंट वो होता है ना प्रेशर, कि जो एग्ज़ाम हॉल में बच्चे के ऊपर होता है कि भाई इतना प्रेशर है, ये क्वेश्चन सही करना है, इतना कुछ स्टेक है, उसके बाद लेंथी पेपर आ जाना और फिर अटैम्प्ट करना। आई नो ऑल दीज थिंग्स, तो जस्ट बी विथ मी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम किस फैक्टर के बेसिस पे कट ऑफ निकाल रहे हैं। सीधा थोड़ी कट ऑफ बता देंगे। तो पहले तो आप ये सोचना कि नया पैटर्न हर बार आता है। अब तो मेरे ख्याल से बच्चे इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं कि कुछ ना कुछ नया आने वाला है। तो पैटर्न नया था, बट द थिंग इज़ वो पैटर्न नया ना बहुत ज़्यादा लेंदी कर दे रहा था पूरे पेपर को। बहुत ही लेंदी पेपर था। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पेपर आई फाउंड वेरी लेंदी, बट इस बार उससे भी ज़्यादा लेंदी था। ठीक है, क्योंकि लेंदी पेपर था और ऊपर से आपको पता है कि जो एथिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने ऐड कर दिए। और एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन में भी अगर मैं जाऊँ ना, जो आफ्टर पेपर मैंने एनालिसिस किया है, एथिक्स बेस्ड क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं थे, डुएबल टाइप थे कुछ, एटलीस्ट मोर देन 50% आई वुड से। लेकिन वो इतना लंबा क्वेश्चन है, जैसे मान लो आप पेपर टर्न ऑफ कर रहे हो, इतना लेंदी पहले से पेपर आ रहा है और एक पूरा क्वेश्चन, मतलब पूरे पेपर के ऊपर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन देख रहे हो। आपको पता है कि इधर पीछे और 30-40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आप ऐसा हो सकता है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम ले लो और आगे आने वाले जो ईजी क्वेश्चन हैं उसमें आपको बहुत कम टाइम मिले, है ना। इस करके इस एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन से ना, वैसे तो कुछ नहीं हुआ। एक तो उन्होंने ये वाले क्वेश्चंस ऐड करके थोड़ा सा पैनिक बढ़ा दिया, और उसके बाद इजी क्वेश्चंस जो हो सकते थे इसके बाद, उसमें भी उन्होंने कम टाइम दे दिया। इस एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन ने पेपर को बहुत लेंदी कर दिया, बस लेंदी बहुत ज़्यादा किया है। डिफिकल्टी भले ही इन वाले क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज ऑफिसर जो है, ऑफिशियल है, उनकी नेचर बेस्ड क्वेश्चन पे था जो आप एथिक्स के पेपर में पढ़ते भी हो, बट लेंदी बहुत कर दिया। उसके बाद स्टेटमेंट्स लेंदी थी। पॉलिटी हमेशा मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो पॉलिटी जो है नंबर दिला के जाती है। हम जाते ही सबसे ज़्यादा पॉलिटी के बेसिस पे कि पॉलिटी, साइंस एंड टेक और हमारे इकोनॉमिक्स जो है वो नंबर दिलाएगा थोड़े बहुत। लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चंस कितने कम थे, उसमें भी एक्स और वाई जैसी स्टेटमेंट। आई थिंक दैट मेड द पेपर टफ। उसमें भी उसके बाद देखो रैंडमनेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपने जो आर्मी वाला क्वेश्चन देखा है, उसके बाद जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चंस है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस जिसमें वो आपसे चाह रहे हैं कि आपको मिनिस्ट्री भी पता हो, उनको ऑब्जेक्टिव भी पता हो, और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पता हो। सेम चीज़ वो कमेटी में पूछ रहे हैं। मायज मलेगांव कमेटी है, उर्जित पलेट कमेटी है, एलएच कमेटी है, उसका सिर्फ वो पता हो कि वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है, बल्कि ये भी पता हो कि वो क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसमें भी उन्होंने नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो दैट ये वाले जो क्वेश्चन थे ना वो बहुत रैंडम हो जाते हैं। उसके बाद आपको आर्मी वाले क्वेश्चन भी पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो ओशियन वाली जो रैंडम जो फ्रेमवर्क्स हैं, इंडिया जर्मन की जो कोई मीटिंग हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारी चीज़ जो है वो पेपर को रैंडम तो बनाती है, बट उन सब के ऊपर मैं आपको बताऊं, उन सब के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमैक बहुत ज़्यादा मात्रा में आया था। आप ये समझो कि अगर आपने डी वाला सेक्शन देखा होगा ना, ठीक है, मैं आपको नीचे लिंक दूंगी, मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया है, जो मेरे हिसाब से जेन्युइन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन फेयरली इजी था और आपको करके आना है। डी वाले सेक्शन में शुरू के 20 क्वेश्चन जो है ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे ही एमैक से। सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो आप उसमें से जेन्युइनली कर सकते थे, और ये मैं फेयरली बोल रही हूँ। मैंने खुद फॉरेस्ट की कट ऑफ निकाली है, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि फाइनल पेपर में प्रेशर के अंडर वो चीज़ें याद नहीं आती जो आपने पढ़ रखी है एमैक की। जैसे कि जो चेरा चोला पांड्या वाला क्वेश्चन था वो पढ़ा होता है हमने, हमारे नोट्स में भी होता है, बट वो चीज़ सही कर पाना, आपको याद आ जाना कि जो सेंगूट वर्मन है वो चेरा का पार्ट है, ओदियनजिराल जो वो चेरा का पार्ट है, चोला का नहीं है, वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है एमैक में। ठीक है, उसमें भी उन्होंने जो रागास के क्वेश्चंस थे, है ना, जो जयपुर घराना का क्वेश्चन था, कार्नेटिक और वो वाला म्यूजिक का क्वेश्चन था, वही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फेयरली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये चीज़ के हिसाब से, और उसके बाद सीसेट, ऑब्वियसली सीसेट का रोल रहेगा क्योंकि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है सीसेट में, है ना। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं कि स्टेटमेंट 1 फिर 2 ऑप्शन फिर स्टेटमेंट 2, है ना, और कॉम्प्रिहेंशन में कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो यार मेरे ख्याल से मैंने आपको जो लिंक दिया आप उसमें देखना, फेयरली एथिक्स के क्वेश्चन को हटा के 41 ऐसे क्वेश्चन हैं जो ईजी हैं, है ना। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो ईजी क्वेश्चन होते हैं ना, ईजी क्वेश्चन वो ही आपकी कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो 41 क्वेश्चंस हैं वो फेयरली इजी थे, एथिक्स को छोड़ दिया जाए तो। पहले तो ये, प्लस
एथिक्स के क्वेश्चन में तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने कुछ क्वेश्चंस तो आप अगर रीड करोगे वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो लेंथी बनाते हैं। तो अगर 50% 2 या 3 क्वेश्चंस भी ले लो, लेकिन आपने सिली मिस्टेक्स भी करी होंगी क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, है ना, उस हिसाब से इससे एंड प्लस सी सेट के इफेक्ट से, क्योंकि लेंथी पेपर आया है सी सेट में, इन सब के हिसाब से आई विल से कि 82 ±2 मार्क्स। ये अगर आपने ये वाला पेपर दिया है ना और आप जेन्युइनली पुराने पेपर एनालाइज करोगे तो ये वो एक जेन्युइन स्कोर है मेरे ख्याल से, जो लास्ट टाइम जैसे कट ऑफ आई थी ना 92, उसके तो आसपास भी नहीं रहेगा। और मुझे पता है कि हर कोई कोचिंग वाला बोलेगा कि 90 के आसपास या 88 80, नहीं, मैं बोल रही हूँ ना 82 ±2, एंड दैट वो स्वीट स्पॉट जिस पे आपको मेंस की तैयारी करनी ही चाहिए। अगर आप 80+ स्कोर कर रहे हो ना, कुछ मत सोचो, लग जाओ, बिकॉज बहुत डिफरेंस होगा आंसर कीज में जो इंस्टीट्यूट दे रहे हैं और जो यूपीएससी अभी प्रोविजनल रिलीज़ कर देगा। उस हिसाब से मेरे ख्याल से इफ़ यू आर स्कोरिंग इन दिस रेंज, मत सोचो ज़्यादा, डायरेक्ट लग जाओ, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ है कि मैं आपको लिंक दे दूँगी, अगर आपको एक एक क्वेश्चन एनालाइज करना है और आंसर की चाहिए तो वो उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, ठीक है। प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ़ यू आर ऑन दिस रेंज। को कुछ नहीं रखा बार बार हर जगह देख के, बस आप ये सोचो कि आपको एनी हाउ मेन्स की प्रिपरेशन करनी है एंड नेक्स्ट 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगर आप इस रेंज के आसपास हो।